ब्लैक बॉडी रेडिएशन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने क्या देखे अभी तक कि एक तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, मतलब किसी भी रेंज में सारी वेवलेंथ जो है वो एमिट करती है बॉडी। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का एनर्जी और वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखेंगे अपन, ठीक है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम और उसकी जो एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस मटेरियल का है ब्लैक बॉडी उस पर डिपेंड नहीं करती, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती। और ब्लैक बॉडी को अपन ने कैसे डिफाइन किया था, वो बॉडी जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये 1 होता है ना, और इसको हम और एक और वर्ड से बोलते थे एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक। और ब्लैक बॉडी में ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। ब्लैक बॉडी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेचुरली अकरिंग बॉडीज में जैसे जो लैम्प ब्लैक होता है ना, लैम्प ब्लैक हो गया, जैसे जिसको हम कालीख बोलते हैं, है ना। आपने कभी केरासिन तेल का कभी लैम्प यदि यूज किया हो तो उसमें क्या कांच पे है ना काला काला जम जाता है, उसको कभी आप है ना उंगली पे निकाल करके देखें तो बिल्कुल जेट ब्लैक होता है ना, काफी एब्सोल्यूट ब्लैक। तो वो ब्लैक बॉडी का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा जो है, जैसे सन को हम आइडियल ब्लैक बॉडी का अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, और जैसे जो मेटल सरफेसेस हैं जो बिल्कुल गर्म हो जाते हैं और इतने गर्म हो जाते हैं कि उनका कलर हमको दिखने लग जाए, है ना। जैसे लोहे को हम गर्म कर दें तो ऑरेंज कलर का नजर आता है ना, ये आप फोटोग्राफ देखें जरा, तो जैसे लोहा गर्म हो जाए तो इस तरह का नजर आता है, ठीक है। तो इसको भी हम ब्लैक बॉडी मानते हैं। अच्छा, तो ये फिर आप बोलेंगे भाई ये तो देखने में भी ब्लैक नहीं है तो इसको ब्लैक बॉडी क्यों मान रहे हैं। तो इसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसके रेडिएशन में ट्रांसमिशन का कोई कंपोनेंट नहीं है ना, कोई भी रेडिएशन इसमें से ट्रांसमिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसके रेडिएशन में रिफ्लेक्शन का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर है ये इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ी और जो है ऑरेंज कलर इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ये जो लाइट जो दिख रही है हमको ये इसकी ओरिजिनल लाइट है ना, और वो लाइट इसलिए है क्योंकि इसको हमने इतना गर्म कर दिया कि उसने विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट एमिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका जितना जो एमिशन जो हो रहा है वो इसके खुद के सोर्स से एमिशन हो रहा है, ठीक है। ये जो लाइट जो नजर आ रही है इसमें से इसके खुद के गर्म होने के कारण जो है ये एमिशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको इससे जो रेडिएशन जो निकल रहा है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम पोजीशन सन के केस में है। सन के केस में भी ये दोनों कंपोनेंट 0 हैं। जितना ट्रांसमिशन जो आ रहा है, जितना रेडिएशन सन से आ रहा है वो उसकी खुद की एनर्जी का है, ठीक है। तो आप ये जैसे मान सकते हैं किसी भी बॉडी में से यदि जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसमें यदि ये दोनों कंपोनेंट नहीं है तो उस रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एप्पल है। अब जैसे ये एप्पल है ना, एप्पल लाल कलर का दिख रहा है, ठीक। इसका भी जैसे ये आयरन का कुछ पोर्शन जो है वो लाल कलर का है ना, बट इन दोनों के कलर में फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? एप्पल का लाल कलर इसलिए नहीं है कि एप्पल इतना गर्म हो गया कि उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है वो उसका जो लाल कलर का कंपोनेंट है वो मेन है ना, इसलिए नहीं है। एप्पल लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे जो है व्हाइट लाइट पड़ रही है, बेसिकली मैं येलो बना रहा हूँ, है ना, व्हाइट लाइट पड़ रही है और लाल लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट इसमें से निकल रहा है? ये QR वाला कंपोनेंट निकल रहा है, ये वाला कंपोनेंट। इसके कारण एप्पल लाल है, इसलिए नहीं कि एप्पल गर्म है, ठीक है। तो ये मतलब प्राइमरी डिफरेंस है, और इसी कारण से हम है ना बिल्कुल जैसे गर्म लोहा हो या सन हो जिसकी खुद की एनर्जी के कारण जो है उसका कलर आ रहा हो, है ना,
उसको भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अप्रोक्सीमेशन मानते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो सपोज कोई ब्लैक बॉडी है ना, उसको इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं और रेडिएशन एमिट कर रही है, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में। जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रिलीज कर रही है पर यूनिट टाइम पर मीटर स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर, है ना। कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं और आपको क्लियर रहना चाहिए कि हर टर्म का प्रिसाइज मीनिंग क्या है। ईबी, इसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ई एमिसिव पावर के लिए और बी जो है वो ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हुई, इसकी यूनिट हुई जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। और या फिर हम लिखें तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बॉडी इस रेट से पर मीटर स्क्वायर एनर्जी एमिट कर रही है, ये इसका एमिसिव पावर है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और टर्म अपन डिफाइन करेंगे, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं ई लैम्डा, और ये हो गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या मतलब निकला कि ब्लैक बॉडी जितना एनर्जी रेडिएट करती है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे तो करती नहीं, है ना। वो पूरा रेंज होता है वेवलेंथ का जिसमें वो एनर्जी रेडिएट कर रही, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हो गया कि एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है। तो इन दोनों का यदि मैं रिलेशन लिख दूं, है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हर स्पेसिफिक वेवलेंथ पे बॉडी जो है वो जो एनर्जी रेडिएट कर रही है ना, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, उसको यदि हम इंटीग्रेट कर दें पूरे वेवलेंथ रेंज के लिए, ठीक है। वेवलेंथ, जीरो वेवलेंथ तो होती नहीं है एक्चुअल में, बट जो भी मिनिमम वेवलेंथ है वहां से लेकर इन्फिनिटी तक जो है कंप्लीट वेवलेंथ रेंज में यदि इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ई बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बीच में ये रिलेशन है। अच्छा, ये एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो ईबी है वो कितना है, इसको एक्सपेरिमेंटली एक साइंटिस्ट थे स्टीफान करके, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, किसी थ्योरी से नहीं पर वो एक्सपेरिमेंट से इस रिजल्ट्स को, है ना, अलग अलग उन्होंने ब्लैक बॉडीज का रेडिएशन जो है स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में ये रिलेशन डिराइव किया कि ईबी जो है वो आता है, एक कांस्टेंट है T⁴, जहां पे T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरे एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, उन्होंने इसी फॉर्मुलेशन को प्रूव किया, है ना, थ्योरेटिकली प्रूव किया। तो इसीलिए इस लॉ को स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। और ये कांस्टेंट जो है सिग्मा, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4, ठीक। अच्छा, तो इस वाले रिलेशन को आप देखें तो इसमें एक तो कांस्टेंट है और दूसरा जो है केवल टेम्परेचर की टर्म है। इसमें ये कहीं पे भी नहीं है कि मटेरियल जो है वो किस टाइप का है, उसका कोई फैक्टर नहीं है, है ना। मटेरियल के डायमेंशंस किस टाइप के हैं उसका कोई फैक्टर नहीं है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा जो है वही कांस्टेंट है। अच्छा, अब ब्लैक बॉडी का यदि हम स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन देखें
तो वो इस टाइप का नजर आता है। तो ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये क्या है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, है ना। अच्छा, और एक्स एक्सिस पे जो है वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग लाइंस जो शो हो रही हैं, ये जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन जो है वो बॉडी जो है 2000 केल्विन टेम्परेचर पे थी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो बॉडी ने रेडिएट की 2000 केल्विन पे, वो कितनी की? इसके अंदर जो एरिया है, ठीक है, इसके बराबर की। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर चला गया, एनर्जी ज़्यादा रेडिएट हो रही है बॉडी से, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक एस्पेक्ट आपको ये भी दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो बॉडी रेडिएट कर रही है, वो वाला प्रोपोर्शन जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये 5000 डिग्री केल्विन जो काफ़ी हाई टेम्परेचर है, उस पे जो है वो मेजॉरिटी लाइट, इनफैक्ट आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में है, ठीक है। जो सन का जो टेम्परेचर होता है ना, सन का टेम्परेचर वो अप्रॉक्सीमेटली, सन का सरफेस टेम्परेचर 5500 केल्विन होता है, ठीक है। तो सन जो लाइट जो रेडिएट करता है, वो मेजॉरिटी लाइट जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में रहती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यदि आप देखें कि हमने कहा था कि हर बॉडी, है ना, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा हो, तो वो रेडिएशन एमिट करेगी। तो जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो कितना हो गया, है ना, मुश्किल से जैसे सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है करीब। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया केल्विन में? करीब जैसे 310 केल्विन हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेडिएशन जो है वो कितना कम एक तो एमिट होता होगा, ठीक है, और ऑब्वियसली विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं हो रहा है ना। यहीं पे कहीं पे उसका ग्राफ जो है वो ऐसे करके बनेगा, है ना, ह्यूमन बॉडी का, और यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि हम लिखना चाहें तो ह्यूमन बॉडी, और टेम्परेचर कितना हो गया, करीब 310 केल्विन, है ना, नहीं के बराबर है। और ऑब्वियसली विजिबल स्पेक्ट्रम में तो है ही नहीं। विजिबल स्पेक्ट्रम में यदि ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाए, है ना, तो रात में सब आराम से दिखेंगे, ठीक है, जो होता नहीं है। उसके लिए बॉडी को कम से कम इतना गर्म होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक एस्पेक्ट इसमें आप और देखें कि ये जो अपन बार बार बोल रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। यहाँ पे जो वेवलेंथ की जो रेंज है ना, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली शो हो रही है, ठीक है। हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ एमिशन जरूर हो रहा है। जैसे सपोज ये सेकंड वाली लाइन यदि हम ले लें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ रेडिएशन की इंटेंसिटी जरूर है, ठीक है। अब आप इसको यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से यदि कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था, स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस हमने देखी थी। तो वहां पे स्पेक्ट्रम जो है वो किस टाइप का नजर आता है, जैसे 5 लाइनें ऐसे नजर आएंगी, और ये आपकी हो गई लाइमन सीरीज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 5-6 लाइनें और नजर आएंगी जो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या था, बामर सीरीज हो गई। ये जो लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ है। और ये जो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है बीच में, इस पूरे पोर्शन में कोई एमिशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लाइमन और बामर के बीच में ये जो पूरा पोर्शन है वेवलेंथ का, इसमें 0 एमिशन है। आप देख रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और ये खास बात है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, है ना, ये बिल्कुल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो रेडिएटिंग बॉडीज हैं ना, वो हीट कैसे एक्सचेंज करती हैं आपस में, और किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। अच्छा, ब्लैक बॉडी के रेफरेंस में एक पॉइंट और देख लेते हैं। अपन जब ब्लैक बॉडी के एग्जांपल्स देख रहे थे, तो उसमें अपन ने देखा था कि लैम्प ब्लैक जो है वो एक एग्जांपल हमने लिया था ब्लैक बॉडी का, है ना, लैम्प ब्लैक के रूप में। पर रियलिटी में कोई भी बॉडी जो है वो 100% ब्लैक बॉडी के रूप में, है ना, नहीं बिहेव करती है। इन द सेंस कि
इन द सेंस कि किसी भी बॉडी का जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अल्फा जो है वो एग्जैक्टली जो है 1 नहीं होता है, ठीक है। बॉडीज जो है वो 95%, 96% तक जो है ब्लैक बॉडी का अप्रॉक्सीमेशन कर लेती है, पर 100% बिहेवियर एज अ ब्लैक बॉडी, मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है ना, वो रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं दिखता है। साइंटिस्ट ने है ना कुछ इस टाइप का एक कंस्ट्रक्शन किया कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्लैक बॉडी को अप्रॉक्सीमेट कर लेता है ना, काफ़ी हद तक अप्रॉक्सीमेट कर लेता है। तो इसमें बेसिकली क्या किया कि कोई एक मेटल शेल ले लिया है ना, जैसे कॉपर का एक मेटल शेल ले लिया। अच्छा, फिर इसका जो शेल का जो इनर सरफेस है ना, उसको ऐसे एक किसी मटेरियल से कवर किया जो कि एक तो ब्लैक हो, ठीक है, और एब्जॉर्बेंट हो, है ना, हाईली एब्जॉर्बेंट हो रेडिएशन के लिए। तो इस टाइप के मटेरियल से जो है हमने कवर कर दिया, और इस शेल पे है ना एक छोटा सा होल जो है वो ओपन छोड़ दिया। तो इस शेल में एक्चुअली क्या हुआ है, जैसे कोई भी रेडिएशन यदि अंदर आता है शेल में, सपोज ये रेडिएशन अंदर आया, तो डायरेक्टली ये बाहर नहीं जा सकता है ना। एक तो ढेर सारे रिफ्लेक्शंस होंगे, है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ गया, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से बना हुआ है कि इतने ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होंगे इसके इनर शेल पे कि ये जो रे जो है वो वर्चुअली एब्जॉर्ब ही हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कोई भी रे जो अंदर आती है इस वाले शेल में, तो ये जो एक ट्रायंगुलर हमने एक है ना प्रोट्रूजन जो बना दिया है ना, इसके कारण वो रे जो है वो बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। तो उसके कारण और इस फैक्ट के कारण कि इसके जो इनर वॉल है ना, वो काफ़ी एब्जॉर्बेंट है, तो वो रे को बाहर नहीं जाना देते। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ब्लैक बॉडी क्या हुआ, ये पूरा शेल जो है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, केवल ये जो होल जो है ना, ये एक्ट करता है ब्लैक बॉडी के रूप में। मतलब इस वाले होल पे यदि कोई भी रे आएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जाती, ठीक है। ये जो है ये ब्लैक बॉडी है, और काफ़ी हद तक ये होल जो है वो ब्लैक बॉडी के रूप में काम करता है। अच्छा, अब इस होल को लेकर के यदि हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे कि इस शेल को किसी एक वार्म बाथ में डाल देंगे, है ना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। सपोज हमको स्टडी करना है कि टेम्परेचर T0 पे जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, तो हम इसका जो शेल का टेम्परेचर जो है वो T0 कर देंगे, और फिर जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी करने के लिए इस होल से जो रेडिएशन बाहर आता है, ठीक है, फिर उसका स्टडी करते हैं, है ना। तो वो रेडिएशन जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अप्रॉक्सीमेट करता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है।